Hello everyone. So I'm Anna Sinha. I cracked the UPSC in 2022, batch of 22. Gave the exam in 2021. मेरा मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था क्योंकि मैंने पढ़ाई भी इकोनॉमिक्स में ही की है। तो करेंटली आई एम अंडर डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आईपीएस की डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हमें बेसिकली एसएचओ का चार्ज देखना होता है। एसएचओ मीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कि एक थाने का प्रभारी होता है। तो मैं नॉर्थ दिल्ली में पोस्टेड हूँ अभी, और नॉर्थ दिल्ली की जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर की इश्यूज होती हैं उससे डील करती हूँ। इसके अलावा ये भी जानना मेरा कर्तव्य होता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन के अंडर कौन कौन लोग आते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो एक्चुअली यूपीएससी क्रैक किए हुए थोड़ा तो टाइम हो गया है मेरा, लेकिन मुझको यूपीएससी टाइम इंडिया ने बोला कि थोड़ी बहुत इंसाइट्स अगर दे दें तो अच्छा रहेगा। तो आई विल स्टार्ट विथ सम पॉइंटर्स जो कि डिस्कस हुए थे, जो कि एस्पिरेंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि मैं आना सिन्हा हूँ। मैंने अपना मेरा एजुकेशन आई डिड स्प्रिंगडेल स्कूल धौला कुआं से माय स्कूलिंग इन ह्यूमैनिटीज एंड मैथ्स। उसके बाद आई वेंट टू आई डिड माय बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट आई डिड माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। और फिर मैंने इकोनॉमिक्स पीएचडी इन इकोनॉमिक्स के लिए एनरोल किया था, बट उसके बीच में ही यूपीएससी देने का ख्याल आया एंड आई गेव इट। इनफैक्ट अगर आप पूछेंगे मेरी यूपीएससी जर्नी, तो मैंने कभी भी पहले से प्लान नहीं किया था। इट वाज नॉट प्री प्लान्ड। मेरे पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर्स हैं, तो मुझे भी उनके नक्शे कदम पे चढ़ने का मन था बहुत। और मैंने यूजीसी नेट का जेआरएफ एग्जाम होता है, विच यू नीड टू क्वालिफाई इन इंडिया टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो भी मैंने दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था। लेकिन कोविड जब आया, उस टाइम पे हम सबको थोड़ा टाइम मिला था टू रीथिंक कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। मेरे सीनियर्स ने मुझसे बात की और उन्होंने सजेस्ट किया कि एग्जाम देना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम मैंने दिया, और भगवान की दुआ से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया विथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। मेरे सक्सेस का क्रेडिट तो मैं अपने माता पिता को दूंगी, स्पेशली मेरी मदर, जो कि मेरे लिए मेंटोर थी, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रही थ्रू आउट द जर्नी। मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की बिकॉज मेरी मदर थी मुझे पढ़ाने के लिए। इंटरव्यू के लिए भी उन्होंने ही मुझे ट्रेन किया, आंसर्स कैसे लिखने हैं मेरे आंसर्स उन्होंने रिव्यू किए। और घर में भी हमेशा जब भी आदमी स्ट्रेस्ड हो जाता है यूपीएससी जर्नी में, उस स्ट्रेस को उन्होंने ही हटाया। तो मेरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और स्पेशली मेरी मदर को है। प्रीलिम्स और सीसैट की तैयारी पे आते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हम सबको पता है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि हम सब प्रिस्क्राइब करते हैं टू ऑल दी एस्पिरेंट्स। हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट, विजन आईएएस के नोट्स फॉर एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मैं यूज करती थी फॉर मंथली मैगजीन यूज करती थी उसका। और उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स रह गए, उसके अलावा एथिक्स के लिए जब जीएस 4 का पेपर होता था व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर मेंस, तब उसका आता था। तो दीज वर रफली द रिसोर्सेज। आज के टाइम पे मैं कहूँगी न्यूज़पेपर कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती थी काफ़ी रिलीजियसली। बहुत लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाते हैं, आई डोंट रिकमेंड दैट बिकॉज वो बहुत बल्कि हो जाते हैं। कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो की जा सकती है। आई यूज टू फॉलो विजन आईएएस, बट देर आर मेनी अदर्स दैट एस्पिरेंट्स कैन फॉलो। सीसैट के लिए टाटा मिग्रो हिल की एक बुक आती थी, रेड कलर की बुक है, काफ़ी बड़ी सी बुक आती है। उसमें सब्जेक्ट वाइज बेसिकली समझाया होता है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस या लॉजिक के क्वेश्चंस होंगे, तो कैसे सॉल्व किया जाए। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वो पीवाईक्यूज इंक्लूड करते थे। तो आई यूज्ड टीएमएच फॉर सीसैट। मेंस में आ जाते हैं हम। मेंस की आई वुड से कि 60 to 70% is about answer writing. In fact 80% तक is about answer writing. तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिए, तो आफ्टर दैट आई थिंक 15 days और सो आप स्पेंड कर सकते हैं रिवाइजिंग व्हाट यू हैव स्टडीड। मतलब आप सोर्स मटेरियल अपना फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, लेकिन उसके बाद का सारा टाइम
यू शुड बी यूजिंग टू बेसिकली डू आंसर राइटिंग। तो मैंने अपने केस में क्या किया था कि जैसे प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आए उसके बाद कुछ दिनों तक अपने नोट्स जो मेरे थे या फिर हाईलाइटेड पोर्शंस ऑफ बुक्स होते थे उनको मैंने पढ़ लिया एक बार, और उसके बाद किसी एक आंसर राइटिंग कोचिंग में आप एनरोल कर लीजिए। उसका जो शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं आंसर राइटिंग। टाइमिंग का ख्याल रखना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वेन एवर यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि दिन में 5 आंसर्स लिख रहे हैं, तो 5 आंसर्स भी आप टाइम करके खुद को लिखिए। दैट इज वॉट इज की। आई यूज टू डू दैट। आपको ऐसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए कि आपने अगर एक मॉक टेस्ट दिया है तो जो टाइमिंग है उसके 10 मिनट पहले आपका कंप्लीट हो जाए। सो दैट आई थिंक इज गुड। इट कैन बी कॉल्ड अ सेफ टाइम, क्योंकि जब मेंस एग्जाम आप एक्चुअली लिख रहे होते हैं तो बहुत सारी कंटिजेंसीज होती हैं। कभी आप पैनिक कर गए, कभी पेन खत्म हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो यू नीड टू हैव टाइम विथ योर सेल्फ। अच्छा, ऑप्शनल ऑप्शनल का सब्जेक्ट कैसे चूज करें? आई थिंक दो चीजें होती हैं ऑप्शनल का सब्जेक्ट चूज करने में। एक तो आपका इंटरेस्ट, और नंबर टू आपकी आई कैन से कि योर एबिलिटी, योर एप्टीट्यूड इन द सब्जेक्ट। तो मेरे केस में मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया क्योंकि मैंने अपना बीए, एमए एंड इनफैक्ट पीएचडी भी जो मैंने स्टार्ट की थी वो इकोनॉमिक्स में थी। तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, मुझे ऑलरेडी पता थी और इंटरेस्ट तो मुझे था ही उसमें शुरू से ही। तो मेरे केस में दैट वाज द सीन। बट बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि देखते हैं कि ये चीज़ स्कोरिंग है तो ये कर ले। स्कोरिंग के चीज़ में, स्कोरिंग के फेयर में मत पड़ी, वुड बी माई सजेशन। क्योंकि if you don't get, if you don't like the subject that you have to study for the next 2 3 even 4 years maybe, तो आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ लुक एट योर इंटरेस्ट एंड योर एप्टीट्यूड। एक बार सिलेबस देख लीजिए। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग के हैं बट दे ऑल्सो आर इंटरेस्टेड से इन सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, और वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, तो दैट कैन बी डन। So yes, uh, when we are talking about मेंस आंसर्स का फॉर्मेट, एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हाउएवर आज के टाइम पे फ्यू थिंग्स दैट यू शुड लुक एट इन द इंट्रोडक्शन। कोई करंट टॉपिक जो चल रहा हो दैट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, कोई रिपोर्ट है या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट लीडर ने कुछ बोला है उसके ऊपर, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन द इशू ऑफ विमेन इन द लेबर मार्केट, तो आप उसको कोट कर देंगे तो आंसर्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट आर एक्चुअली आस्किंग मी कि यूपीएससी इज आस्किंग मेनी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लाइक जजमेंट्स ऑफ एससी, तो इसको कैसे हैंडल करें? मैंने अपने केस में क्या किया था कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे ऑन वेरियस एससी जजमेंट्स। सो बेसिकली आई थिंक आजकल ये कॉम्पाइलेशंस अलग अलग जगहों से मिल जाते हैं, साइट्स एंड विजन एंड ऑल, फोरम आईएएस, इनके कंपेंडियम्स मिलते हैं, छोटे छोटे नोट्स होते हैं जिसमें अलग अलग जजमेंट्स और उनका क्या सार था वो लिखा होता है, तो वो बहुत हैंडी आता है। आई वुड रिकमेंड कि मेंस के पहले गो थ्रू दैट लिस्ट वंस। जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स टू वेरियस एक्ट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी ट्रू, एंड इट विल हेल्प अगर आप उस चीज़ को जाएं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे बोली गई हैं बोलने के लिए। प्रीलिम्स में मुझे कुछ और ऐड करना है। प्रीलिम्स में वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो सिलेबस। सिलेबस हम पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। तो सिलेबस रीड इट फुल्ली, और उसके बाद न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल जब आप पढ़ते हैं तो आप देखिए कि न्यूज़पेपर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस से रिलेटेड हैं, एंड दैट यू शुड कीप इन माइंड, राइट? सो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, प्रीलिम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से टाइमिंग। तो आप कोई टेस्ट में एनरोल करिए और टाइमिंग ऐसा रखिए कि जैसे मैंने अपने केस में क्या किया था, आई टुक अ टेस्ट, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, यू कैन गेट पीडीएफ्स ऑनलाइन, यू कैन इवन बाय देम फ्रॉम मुखर्जी नगर और देरसराय, और उन पीडीएफ्स को आप ले लीजिए, टाइमर अपना ऑन कर दीजिए, एंड देन ट्राई कि वो जो 100 क्वेश्चंस हैं वो मैं कैसे 40 मिनट्स में फिनिश करूं, कैसे 30 मिनट्स में करूं।
प्रीलिम्स जब मैंने दिया था उसके पहले आई हैड एंडेड अप फिनिशिंग द पेपर इन 35 to 32 minutes। तो वो जब रहता है ना, तो फाइनल डे में जो प्रेशर बनता है आदमी के ऊपर, या जो ऑन द स्पॉट थिंकिंग करनी होती है, उसके लिए टाइम निकल आता है। सो टाइम योर सेल्फ, और एटलीस्ट आई वुड से कि प्रीलिम्स में यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस 100 टेस्ट, और ये फ्री में मिलते हैं, तो अपने आप से ही वो टेस्ट प्रैक्टिस करिए, देखिए कि कितने स्कोर आ रहे हैं आपको, किस एरिया में इंप्रूव करना है, देन करिए। प्रीलिम्स का ये, मेंस का मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग, उसको फॉर्मेट करना। किसी एक, कोई आपका टीचर हो या फिर समवन यू नो, आपके कॉलेज का भी टीचर हो सकता है, आपके फैमिली में कोई है, आपका कोई फ्रेंड जो कि इवैल्यूएट कर सकता हो, तो उनको दिखला के इवैल्यूएट करा लीजिए अपने आंसर्स, एंड उनसे पूछिए वेयर वेयर आर यू फॉलिंग शॉर्ट एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव। कुछ लोगों का बॉडी बहुत अच्छा रहेगा, बट इंट्रोडक्शन विल नॉट हैव एनी करंट अफेयर्स लिंकेज, तो वो हेल्पफुल नहीं होता है फिर, बिकॉज जो चेक करता है यूपीएससी के पेपर्स, वो आपके जैसे बहुत सारे पेपर्स चेक कर रहा होता है। तो वी नीड टू कैच हिज और हर आई, इसीलिए इवैल्यूएटिंग योर आंसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस फीडबैक पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम पर्सनालिटी टेस्ट पे आ जाते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी, मतलब आप बोलेंगे कि मैं ओवरनाइट कैसे अच्छा करूं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू वेल देयर ओवरनाइट। इसलिए मेरा ये अप्रोच रहता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम थ्रू आउट कुछ कुछ हॉबीज अगर आपकी हैं तो उसमें इंगेज रहिए। अब फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग हो गया या डांसिंग हो गया, कुछ लोग क्लासिकल डांस जानते हैं, म्यूजिक जानते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है रीडिंग। इफ़ यू लाइक रीडिंग, तो कुछ नहीं तो 5 पेजेस पढ़ लिए किसी नॉवल के, नहीं तो ऑनलाइन आजकल यू हैव दी शॉर्ट स्टोरीज का ट्रेंड बहुत बढ़ा हुआ है, उनको देख लिया। जो मूवी इंथुजियास्ट हैं उनको, उनके लिए अगेन यू डोंट नीड टू स्पेंड 2 or 3 hours ऑन अ मूवी यू लाइक। जो शॉर्ट स्टोरीज आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी आती हैं, वेरियस फिल्म कंपनीज हैव देम, नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री हो गई हिस्टोरिकल, वो देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बाय द टाइम योर पर्सनालिटी टेस्ट का टाइम कम्स, यू हैव नॉट लॉस्ट टच विथ योर हॉबीज। आपको थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि हाँ ये मुझे अच्छा लगता था बिफोर आई स्टार्टेड यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड अब थ्रू द प्रिपरेशन मैं अभी भी उसके टच में हूँ। और जब इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोट करने के लिए डैफ में आपके पास हॉबीज होंगी। सेकेंडली इंटरव्यूअर जब पूछेंगे तो आप उनको बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। यू शुड नो द करंट अफेयर्स वेरी वेल, क्योंकि डैफ में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और अब मोर एंड मोर इंटरव्यूज में लोग करंट अफेयर्स पे ओपिनियंस मांगते हैं आपके। तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, यू शुड बी वेरी थरो। इनफैक्ट मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, इट वाज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू शेड्यूल, फर्स्ट डे फर्स्ट हाफ। और मेरे इंटरव्यू बोर्ड ने उसी दिन सुबह का एक एक इंसिडेंट थी, आई रिमेम्बर, चाइना में स्टॉक मार्केट क्रैश आया था, समथिंग लाइक दैट। तो मैं जब इंटरव्यू देने आ रही थी, तो आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर में ये था, एंड आई रेड द होल आर्टिकल। आई ट्राइड टू गूगल ऑल्सो टू सी कि क्या ओपिनियंस हैं, वाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स ऑफ द सेम, और ये क्वेश्चन आ गया था। तो उस दिन का भी करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के बेसिकली जब रिजल्ट्स आए उसके बाद तो बिकम वेरी वेरी थरो विद डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। prelims or mains तक you can rely on monthly current affairs, but mains के result के बाद do read the newspaper, and what I used to do is मैं बेसिकली डिस्क्रीट शीट्स मेंटेन करती थी कि ये इशू, हर शीट पे एक इशू का नाम लिख दिया, और एज द स्टोरी डेवलप्स मैं उसमें ऐड करती जाती थी। और जो ओपिनियंस होते थे या कोई डिबेट है, फॉर एग्जाम्पल लीगलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी, तो उसका फॉर एंड उसका अगेंस्ट आई यूज टू नोट ओवर देयर। बाय द टाइम आपका इंटरव्यू आएगा, आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस या फिर सेट ऑफ इश्यूज तो रेडी हो जाएंगे, और आप ओपिनियन आपसे पूछा जाएगा तो आप ओपिनियन दे पाएंगे आपका अपना अथॉरिटेटिवली। उसके अलावा बेसिक एटिकेट्स जो होते हैं दैट शुड बी मेंटेन्ड। आप फॉर्मल पहन के जाएं, यू शुड ग्रीट योर इंटरव्यूअर व्हेन यू एंटर, you should not try to argue with the board. There is always a way of disagreeing politely. तो आपका बेसिकली फोकस ये रहना चाहिए कि हाउ टू, इवन इफ यू आर डिसएग्रीइंग, हाउ टू डू इट पोलाइटली।
इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत फुलफिलिंग था। माय इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर 45 टू 47 मिनट्स और बोर्ड में हर किसी ने मुझसे पूछा था ऑन एवरीथिंग। जैसे डैफ से भी पूछा गया, करंट अफेयर से भी पूछा गया, ऑप्शनल से भी पूछा गया अच्छे खासे। वन इंटरव्यू बोर्ड मेंबर, उन्होंने टोटली ऑप्शनल पे फोकस किया था। तो ऐसे करके बहुत ही एक जिसको कहते हैं, इट वाज अ वेरी इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड विद देम। और मुझे पता नहीं चला इतना टाइम कैसे चला गया था। बट यस, हर किसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही एक यूनिक चीज़ होती है। uh, तो दिस वाज इट। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए या नहीं पूछा जा रहा है। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ एक्चुअली 2 दिए थे, क्योंकि मैंने बोला जैसे आपको कि इंटरव्यू शेड्यूल आया था एंड माइन वाज़ ऑन द फर्स्ट डे और बस 10 डेज़ का गैप था बिटवीन द रिजल्ट्स एंड द इंटरव्यू। तो मुझे टाइम नहीं मिला था टू गिव मेनी मॉक्स। और मैं पर्सनली फील करती हूँ नंबर ऑफ मॉक्स शुड नॉट बी अ फोकस। मॉक्स और इंटरव्यू में फ़र्क होता है, काफ़ी होता है। मॉक्स में इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत पिन पॉइंटेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा सा एडवर्सेरियल अप्रोच होता है बोर्ड का। जब आप नॉर्मल इंटरव्यू में जाओगे तो एवरीवन इज वेरी चीयरफुल, नो वन इज ट्राइंग टू ग्रिल यू, दे आर रेडी टू लिसन टू यू। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इंटिमिडेटेड फील होना चाहिए फ्रॉम गिविंग अ मॉक, कि मेरा मॉक अच्छा नहीं गया तो इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। देयर इज नो कोरिलेशन। मॉक्स इज टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे इंटरव्यू का कंडक्ट कैसे होता है, मतलब हाउ डू यू एंटर, हाउ डू यू सिट, व्हाट शुड योर एटिकेट्स बी, और अगर आपके कुछ एरियाज हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं तो उस पर कैसे फोकस किया जाए। अच्छा ठीक है, सो दिस वाज अबाउट माय इंटरव्यू। इंटरव्यू में आई स्कोर्ड ऑल राइट, मुझे 195 आए थे। आई हैड गिवन अनदर इंटरव्यू, उसमें 205 आए थे। तो दिस वाज अबाउट माय प्रिपरेशन। तो अब किसी को भी अगर कुछ एडिशनल सवाल करना है तो दे कैन आस्क मी दोज क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन। मेंस के बारे में बात कीजिए। मेंस के बारे में बोल चुकी हूँ, आंसर राइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, हर क्वेश्चन को लीस्ट से लीस्ट टाइम दीजिए आप, मतलब ट्राई टू डू इट इन 3.5 to 4 minutes पर क्वेश्चन मैक्सिमम। तैयारी में कितना समय लगता है? तैयारी एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव होती है। बहुत लोगों को 1.5-2 साल भी लग जाते हैं, बहुत लोग उससे कम में कर लेते हैं। मुझे थोड़ा कम टाइम लगा। कुछ शॉर्टकट्स थे मैंने जो उपाय किए थे जिनके लिए। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे हो तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स फ्रॉम एवरी बुक, मैं बुक में ही हाईलाइट कर लेती थी पोर्शन। जैसे आपका ओल्ड एनसीईआरटी हो गया, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पोर्शंस हाईलाइट कर लिए। और जब रिवाइज करना होता था ना, तो उसी हाइलाइटेड पोर्शन को मैं बस पढ़ती थी। तो इस तरीके से थोड़ा शॉर्टन हो गया था मेरा प्रिपरेशन। बहुत लोग आई थिंक वेयर दे लूज आउट इज दैट दे फर्स्ट मेक नोट्स, फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर नोट्स में री रिवाइज करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं। तो आप यू एंड अप बिकमिंग अ कंपाइलर ऑफ नोट्स एंड नॉट अ सीरियस एस्पिरेंट। तो थोड़ा प्रेपरेशन को शॉर्ट इस तरीके से बनाया जा सकता है। रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन फॉर प्रीलिम्स व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैंने बताया जो मैंने हाईलाइट कर लेती थी उसको 2-3 बार पढ़ लेती थी। अब जैसे कि आपका एनसीईआरटी हो गया या फिर पॉलिटी हो गया, पॉलिटी आप पहली बार पढ़ेंगे तो सब कुछ अंदर नहीं जाता है दिमाग के, यू हैव टू रिवाइज। तो मैं हाईलाइट मैंने कर लिया, पहले उसमें हाईलाइट किया, सेकंड उसमें बस हाईलाइटेड पढ़ा, थर्ड होते होते यू विल रिमेंबर थिंग्स। तो उसके बाद आपने मॉक दे दिया थर्ड रिवीजन के बाद, तो मॉक दिया, उसमें जो आपके आंसर्स रॉन्ग आए उसको उस रॉन्ग आंसर को मैं नोट डाउन कर लेती थी कि इसका राइट आंसर ये है। देन नेक्स्ट टाइम आप मॉक देते हैं एक और रिवीजन के बाद विथ लुकिंग एट योर रॉन्ग आंसर लास्ट टाइम, तो आपका जो गैप था बेसिकली प्रिपरेशन में वो फिल करके आप नेक्स्ट मॉक देते हैं। एंड दैट इज हाउ यू कीप इम्प्रूविंग मॉक टू मॉक। तो जैसा कि मैंने आपको बोला 100 अराउंड पेपर्स आप कर लेते हैं प्रीलिम्स में, तो यू विल एंड अप डूइंग वेल ऑन द डी डे। मेरा ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में था? बीए ऑनर्स था, इकोनॉमिक्स फ्रॉम रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
Can we do reverse engineering for mains because not much time is left? Definitely, definitely. एनालाइज योर क्वेश्चन, सी कि कौन से एरिया में फोकस होता है एंड फोकस ऑन दैट। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि रिवीजन पे तो इसमें रिवाइज करने का कुछ है नहीं। मेंस में यू ऑलरेडी नो व्हाट व्हाट इज योर, यू हैव अ फाउंडेशन फॉर राइटिंग मेंस। आपको जो नॉलेज इकट्ठा करना था वो आपने प्रीलिम्स में कर लिया है। राइटिंग शुड बी योर फोकस। तो राइटिंग के लिए इनरोल इन वन टेस्ट सीरीज, या फिर खुद ही आंसर्स लिख के आप इवेलुएट कराइए किसी को। एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जा सकती है। सो यस, मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन द आईपीएस, इट वाज वेरी वेरी, आई वुड से, लाइफ चेंजिंग फॉर मी। मैं आज तक एक इंडोर टाइप ऑफ पर्सन रही हूँ। मैंने टॉप किया है अपने स्कूल कॉलेज में मोस्टली, और मैं डिबेट करती थी। तो जैसे स्पोर्ट्स में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं या फिर दे आर इंटरेस्टेड, मैं नहीं थी उनमें से। बट आईपीएस ट्रेनिंग टोटली चेंज मी। आईपीएस में वी आर आस्क्ड टू रन 16 kilometers, we do a 40 kilometers route march with a rifle and 20 kgs of backpack. उसके अलावा वी ऑल्सो डू हॉर्स राइडिंग, वी लर्न स्विमिंग, वी लर्न वेरियस स्पोर्ट्स, वी लर्न हाउ टू डू शूटिंग। तो ये सारी चीज़ें हुई, एंड आई वॉज वेरी ग्लैड फॉर द एक्सपीरियंस बिकॉज थ्रू द नेशनल पुलिस अकेडमी आई गॉट टू एक्सप्लोर न्यू फैसेट्स ऑफ माई ओन सेल्फ जो मुझे खुद नहीं पता थी। तो बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेनिंग थी, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आई कुड अंडरगो दैट ट्रेनिंग। ऐसे की क्या स्ट्रैटेजी रहती है? तो ऐसे में अगेन रिसो अपना वैल्यू ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो जैसे आपने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, या फिर देर आर सम वेरी वर्ल्ड अक्लेम्ड मूवीज, इंटरनेशनली अक्लेम्ड बुक्स, उनको आप पढ़ लीजिए या फिर देख लीजिए। पूरा नहीं देख सकते तो उसका जिस्ट पढ़ लीजिए एंड नोट दोज थिंग्स डाउन। और ऐसे इसके देखिए कि व्हाट आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टॉपिक्स दैट कम। जैसे वर्ल्ड पीस के ऊपर ऐसे हो गया, विमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे हो गया। तो ये जो बुक्स हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं, इवन ये जो आपकी मूवीज हैं, इसमें कौन कौन सी ऐसी बुक्स एंड मूवीज हैं जिनकी थीम्स हैं रेकरिंग विद दी ऐसे थीम्स। जैसे वर्ल्ड पीस पे ऐसे है, तो वी ऑल नो कि नाजी जर्मनी के ऊपर शिंडलर्स लिस्ट बनी है, या फिर स्लेवरी के बारे में बात हो रही है, इनइक्वालिटी के बारे में बात हो रही है। तो टोनी मॉरिसन की बुक थी बिलवेड, विच टॉक्स अबाउट अ स्लेव इन अमेरिका एंड हाउ शी किल्स हर डॉटर जस्ट बिकॉज शी डज नॉट वांट कि वो डॉटर भी स्लेव बन के पैदा हो इस दुनिया में। ऐसी कुछ चीजें हैं। प्रेमचंद की कहानियां दैट एवरीवन नोज, दे आर वेरी नुआंस्ड, बहुत सारी थीम्स कवर करती हैं। मैं रेकमेंड करूंगी आप वो पढ़ें या वो मूवीज देखें। टाइम नहीं है तो एटलीस्ट नो द जिस्ट एंड यू कोट दीज थिंग्स इन दी ऐसे। और ऐसे का भी एक बहुत ही प्रॉपर, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि फ्लोइंग तरीके से लिख दीजिए, बट देर इज अ सर्टन फॉर्मेट टू फॉलो। शुरू में यू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट इटसेल्फ एंड यू ले आउट कि ऐसे मैं किस तरीके से बेसिकली पैन आउट करूंगी। You can quote that in the beginning, that first we'll discuss economic aspects, then we'll discuss social aspects, political aspects, and finally arrive at the conclusion. फिर थीम वाइज उस ऐसे का डिटेल्ड हर एक पैरा में एक एक थीम को एड्रेस करते जाइए, और एंड में कंक्लूजन लिखिए दैट शुड बी वेरी वेरी ट्रू टू यू। ऐसे में देर इज नो रॉन्ग और राइट आंसर। So just read and practice a lot on this। कुछ सैम्पल एसेज भी आप पढ़ सकते हैं, टॉपर्स के एसेज जो कि अपलोडेड होते हैं ऑन वेरियस वेबसाइट्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, वो भी आप डाउनलोड करके एक बार पढ़िए जस्ट टू गेट एन आइडिया, और फिर लिख के इवेलुएट कराइए। मैम आप एसएचओ के पोस्ट पे हैं? यस, तो मैंने जैसे बताया कि आईपीएस की एक डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का फेज होता है, तो मेरा अभी वही फेज चल रहा है, एंड आई एम राइट नाउ द एसएचओ ऑफ सर्विंग एज एन एसएचओ इन नॉर्थ दिल्ली। आई एम एसएचओ ऑफ कोतवाली राइट नाउ। तो हम इस फेज में लर्न करते हैं कि बेसिकली ग्राउंड लेवल ऑफ पुलिसिंग कैसे काम करती है, to understand what are the issues of the area, how does the police force, your beat officer deal with everyday issues, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपके सबॉर्डिनेट्स फेस करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे एलिविएट किया जा सकता है। इसलिए ये ट्रेनिंग डिवाइस होती है। तो एक आईपीएस ऑफिसर का बस ये काम नहीं है कि वो एक हाई सीट पे बैठ के कमांड करे, उसका ये भी काम है कि वो समझे
और उन इश्यूज को देन जब वो आगे बढ़े इन देयर करियर तो बेहतर डील कर पाए। मैम क्या आपने कॉलेज से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? नहीं, मैंने पीएचडी में इनरोल कर लिया था, उसके बाद मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। तो इसका कुछ ऐसा वो नहीं होता है कि आप इस टाइम से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। मैंने पीएचडी के टाइम स्टार्ट किया एंड आई गॉट थ्रू। बहुत लोग बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, बहुत लोग कॉलेज से ट्राई करते हैं, वो नहीं कर पाते। तो बेसिक थिंग इज टू हैव द फोकस थ्रू आउट। शॉर्ट टाइम के लिए भी पढ़ें अगर आप, तो भी अगर आपका फोकस है 100% और यू आर वेरी क्लियर कि सब्जेक्ट्स क्या है, सिलेबस क्या है मेरा और कौन सी बुक्स हमें कवर करनी है, तो यू कैन डू इट इन वेरी लेस टाइम। 1 year is more than enough to do it. तनाव बहुत है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप तनाव के थ्रू जा रहे हैं तो दिस इज द टाइम व्हेन आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाएं और अपनी स्टडीज़ में जुट जाएं फोकस के साथ। जो भी बुक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं हमने यहाँ पे बताया, और दे आर ऑल अवेलेबल ऑनलाइन। तो आप पढ़िए और एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू विल बी थिंकिंग कि वो मेरे स्ट्रगल के दिन थे और आज मैं बाहर आ गया हूँ निकल के और मैंने जीत हासिल कर ली है अपने स्ट्रगल्स के ऊपर। तो जो टफ टाइम्स होते हैं दे नेवर लास्ट, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय गुड टाइम्स। तो आपका भी गुड टाइम आएगा और जस्ट कीप एट इट। टफ टाइम्स आते हैं तो हमारा कभी कभार ये रहता है कि हम सब कुछ छोड़ के डिप्रेशन में चले जाएं। दैट इज नॉट हाउ अ सीरियस एस्पिरेंट शुड बी। आपको कुछ करना है तो बस डटे रहिए, आपके अराउंड जो भी होता है। ऑल द बेस्ट। मुझे कितने अटेम्प्ट लगे, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था ये क्रैक। आईपीएस के वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? बेसिकली एज एन आईपीएस ऑफिसर यू लीड द पुलिस। तो आपका वर्क होता है टू अंडरस्टैंड लॉ एंड ऑर्डर, किसी एरिया के लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज क्या हैं, उस लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक किया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी में कहाँ पे ब्रीचेस हो सकती हैं, उस नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीच को कंट्रोल करना, जो कॉमन सिटीजन है उसको कैसे और ज़्यादा सिक्योर फील कराना। देखिए हमारा देश बहुत बड़ा आबादी वाला देश है। वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और पॉपुलेशन की वजह से जो रिसोर्स क्रंच होता है उससे क्राइम ज़्यादा इवॉल्व करता है। तो हमारे यहाँ क्राइम भी बढ़ रहा है, नए टाइप के क्राइम आ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम्स हो गए, एआई जनरेटेड डीप फेक्स हो गए, क्रिमिनल्स आर बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो क्राइम बहुत ज़्यादा है और ऑन अ नेशनल लेवल वी आर सराउंडेड बाय एनिमी स्टेट्स। हमारे नेबर्स, दे आर मेनी ऑफ देम आर रोग नेशंस नाउ। तो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो हमारे सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट क्रिएट करता है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी काफ़ी हस्तक्षेप होता है। तो गिवन ऑल दी सिचुएशन, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कायम रखना, क्राइम से कैसे डील करना, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे हैं एट द ग्राउंड लेवल जो कि सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, हमारे बीट स्टाफ हो गए, हमारे पेट्रोलिंग स्टाफ हो गए, उनकी वेलफेयर को कैसे हमें एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें एक आईपीएस ऑफिसर करते हैं। एट द हाईएस्ट लेवल वी ऑल नो वी हैव अजीत डोभाल सर। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट करते हैं कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या हो सकता है। डायरेक्टर ऑफ आईबी जो होते हैं वो हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जाए। तो दिस इज व्हाट वी डू। मैम मेरी 10th क्लास से यूपीएससी प्रिपरेशन चल रही है। मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन जल्दी तो स्टार्ट नहीं कर दी। एक्चुअली प्रिपरेशन जल्दी और देर कुछ नहीं होता। आपने अभी से स्टार्ट कर दिया, इट्स वेरी गुड। इनफैक्ट आप जितने जल्दी स्टार्ट करें उतना बेहतर है इन अ वे, बिकॉज आपको क्लैरिटी पहले आ जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ अटेम्प्ट्स तो क्लैरिटी गेन करने में ही चले जाते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे प्रीलिम्स करना है, मेंस करना है, पहले से कर चुकी होंगी तो क्लैरिटी आ जाएगी। एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी यूपीएससी को लाइफ मत बना लीजिएगा, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड, स्कूल, इवन कॉलेज, इट इज़ अ टाइम टू एक्सप्लोर कि
आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, क्या पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप जब अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगी बाय जस्ट फोकसिंग ऑन यूपीएससी, मुझे लगता है इट इज इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गुड फॉर यू। इसलिए मैं तो कहूंगी अभी रिलैक्स, यू गो टू कॉलेज, कॉलेज कंप्लीट करिए, उसके बाद प्रॉपरली एकदम सीरियसली यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बट इफ यू स्टार्टेड इट तो अच्छी बात है। जस्ट इसको सेंटर स्टेज मत दीजिएगा अभी, नाउ इज द टाइम टू रिलैक्स एंड डू वेल इन योर स्कूल एग्जाम्स एंड एक्सप्लोर वेरियस सब्जेक्ट्स, राइट। 12th और ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम था, बट इंग्लिश में यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोगों ने क्रैक किया है, मेरे भी बैच में देर आर पीपल जो हिंदी मीडियम थे बट उन्होंने इंग्लिश में क्रैक किया है, तो इट इज़ डूएबल। बट मतलब आपको अगर हिंदी में कंफर्ट है तो आप बेशक हिंदी में करिए, हिंदी में भी बहुत लोग क्लियर करते हैं, तो कर सकते हैं दोनों तरीके से, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और हिंदी रहते हुए इंग्लिश में भी। बट जस्ट देखिएगा कि ये चीज़ आपको ज़्यादा एफर्ट तो नहीं ले रही है आपकी तरफ से। अगर बहुत एफर्ट लग रहा है तो जस्ट गो विथ योर हिंदी मीडियम। वुमन आईपीएस ऑफिसर, लाइफ एज अ वुमन आईपीएस ऑफिसर, इट इज़ गुड। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज अभी तक मेल डोमिनेटेड फील्ड रही है, तो आज के दिन पे सरकार और पब्लिक दोनों दे वांट टू सी मोर वुमेन ऑन द फील्ड, एंड हमें उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है जितना मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता हो। इनफैक्ट मैं देखती हूँ जब भी पब्लिक में मैं जाती हूँ, कोई भी अरेंजमेंट हुई, कोई भी सिक्योरिटी बंदोबस्त हुआ या कुछ भी हुआ, तो लोगों का भी रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव रहता है। छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, दे कम, दे फील इंस्पायर्ड, विमेन होती हैं उनको भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट अब तो फोर्सेस में इन जनरल विमेन का इनटेक भी, और विमेन आगे आ रही हैं और इनटेक भी बढ़ रहा है, तो इट इज़ लाइक दैट। ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ होती है बिकॉज फिजिकली बहुत सारी women they are not into physical sports so much as their male counterparts, but ट्रेनिंग ऐसी होती है कि दोनों को इक्वल लेवल पे लाके men and women both they pass by the same parameters in the academy, और दोनों मतलब they stand shoulder to shoulder। तो फील्ड में भी और एकेडमी में भी मुझे लगता है कि women and men के बीच में इक्वालिटी आ रही है काफ़ी। मैम, अच्छा, final few questions I'll take because I have to also proceed on a meeting. Uh, I'm unable to recall things easily. What should I do? Recollection के लिए कुछ exercises होते हैं that you can do. जैसे आपने अगर कुछ पढ़ा ना important, जो आपको लगता है कि this is important, पढ़ के उस चीज़ को साइड में रखिए और अपने माइंड में ट्राई कि वो स्टोरी की तरह आप खुद को कैसे बता सकते हैं। एक स्टोरी टाइप का तरीके से व्हेन यू रीड समथिंग, उसको पहले एक स्टोरी के जैसा समझिए और फिर उसको रिकॉल करिए जैसे आप खुद को बता रहे हो। दिस हेल्प्स। ऐसा कभी कभार मेरे साथ होता था, बट रिकलेक्शन हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग। मैंने कौन सी मिस्टेक्स की थी? मैंने ये मिस्टेक की थी, मैंने तो पहले सिलेबस भी ढंग से नहीं पढ़ा था। मैं इस प्रिपरेशन में कूद गई थी और मुझे लगता है कि सिलेबस थोड़ा बेहतर तो फिर, बट आई रियलाइज्ड इट थैंकफुली कि आई नीड टू गो बैक टू द सिलेबस। तो सिलेबस फिर लेके बैठी, सिलेबस में एक एक वर्ड हाईलाइट किया जो इम्पोर्टेंट था, और फिर आई प्रोसीडेड, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स। एक चीज़ जो मैंने नहीं की थी वो कि मैंने अलग अलग जगहों से नोट्स इकट्ठा नहीं किए थे। वो जब आप करते हैं तो यू गेट वेरी कंफ्यूज्ड, नोट्स के बल्क पड़ जाते हैं एंड देन आप कुछ भी रिवाइज करने के लायक नहीं बचते, बिकॉज नोट्स ही पढ़ने में पूरा टाइम चला जाता है। फॉलो वेरी सिंपल फ्यू बुक्स और उसी को बार बार रिवाइज करिए, दैट शुड बी योर मंत्रा। डेली शेड्यूल क्या होता था? डेली शेड्यूल मेरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता था। मतलब मैं ऐसे मैंने प्रिपेयर नहीं किया कि मुझे आज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। मेरा ये होता था कि आज मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी आज मुझे 6-7 चैप्टर्स कर लेंगे, तो अब उसमें जितना भी टाइम लगे, तो वो टास्क बेस्ड मेरा एक शेड्यूल होता था। और मुझे लगता है इट इज़ बेटर बिकॉज जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें आज 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ना है, बहुत बार वी आर वाइलिंग अवे टाइम, वी जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द बुक, वी आर नॉट प्रेजेंट। टाइम हम दे रहे होते हैं 14-14 घंटे और याद कुछ नहीं रहता है। तो गो बाय टास्क बेस्ड वर्क। मैं माइक्रो टास्किंग करती थी, सुबह उठ के एक लिस्ट बना लेती थी, टू डू लिस्ट होती थी कि मुझे ये आज कंप्लीट करना है, फिर जितना भी टाइम लगे। तो फिर माइंड ही आपका ऐसे वर्क करता है कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो यू ट्रिक योर ब्रेन इनटू डूइंग द थिंग फास्टर इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बुक।
I'm currently preparing with a job. Should I move out to Delhi or should I study from home? I think you can study from home very easily. You don't need to come to Delhi. This is a very big myth. बहुत लोग सोचते हैं कि दिल्ली आने से प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी. दिल्ली लोग कोचिंग के लिए यूजुअली आते हैं. अब तो कोचिंग भी हर जगह होती है. मैंने पर्सनली कभी भी कोचिंग नहीं की और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया में. तो स्टे एट होम, आराम से घर पे रहिए, कोई भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं. बुक्स को उठाइए, बुक्स मंगवा लीजिए, ऑनलाइन अमेज़न पे मिलती है, उसको पढ़िए. ऑनलाइन पीडीएफ्स फ्री होते हैं टेस्ट के, उन पीडीएफ्स को आप भले ही वो कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए. आजकल तो हर जगह होती है प्रिंट आउट्स. तो वो करके जस्ट प्रैक्टिस इट फ्रॉम वेयर यू आर, बिकॉज़ दिल्ली आके नए जगह पे बसना, फैमिली से दूर होना, ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट एडिशनल स्ट्रेस जो हम ले लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है. यू कैन प्रिपेयर एंड क्रैक यूपीएससी फ्रॉम एवरीवेयर. So final two questions I will see. Mains is not getting cleared. ये बहुत लोग पूछ रहे हैं in the last 2 years. तो मैं क्या करूँ? Mains is not getting cleared मतलब maybe answer writing को आपको थोड़ा सा improve करना है. तो for that you need to get your answers evaluated. किसी अच्छे, या तो आपके टीचर हैं, कॉलेज में हो गए, स्कूल में हो गए, या फैमिली में कोई है, या फिर you can enroll in an answer writing program from any coaching institute और उनसे पूछिए, उनके मेंटोर से फिजिकली टेस्ट जाके लिखिए, इवेलुएट करा के पूछिए कि कहाँ गलत जा रहा है. तो दैट शुड हेल्प. फाइनल क्वेश्चन आई विल टेक. विजन आईएएस, UPSC is asking application based questions through judgments and all. Is Lakshmikant enough? See, Lakshmikant is enough for prelims in polity. मेंस में तो एप्लीकेशन बेस्ड जो आप बोल रहे हैं, कोट कर रहे हैं, ये हर टाइम से पूछती आ रही है यूपीएससी. इट्स नॉट न्यू, मे बी अब थोड़ा बढ़ गया है. तो लक्ष्मीकांत विल जस्ट गिव यू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. उस फैक्ट्स को एक साथ अमेलगमेट करके अपना एक ओपिनियन बना के आंसर राइटिंग होती है. तो लक्ष्मीकांत इज डेफिनेटली नॉट इनफ फॉर मेंस. मेंस के लिए कोई भी बुक इनफ नहीं होगी, पॉलिटी हो गई या एनवायरनमेंट, कोई भी चीज. मेंस के लिए आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट होगा. आंसर राइटिंग कैसे होगा? इफ यू आर आस्क्ड एन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन आंसर ओनली यू हैव इफ यू हैव एन ओपिनियन. तो मेंस के लिए आप ऐसे ही अप्रोच करिए कि आपने लक्ष्मीकांत तो पढ़ ली है, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, एवरी थिंग इज देयर इन योर माइंड. आप पास्ट 10-20 ईयर्स तक के क्वेश्चंस उठा लीजिए, पीवाईक्यूज, एंड देन हर एक पीवाईक्यू पे ना शॉर्ट्स आए, जैसे डोंट राइट द फुल आंसर, रिवाइज करने के तरीके से या ब्रेनस्टॉर्म करने के तरीके से हर क्वेश्चन का 5 लाइनर एक आंसर लिख दीजिए, पॉइंट वाइज 1 2 3 4, ये आता है आपके माइंड में. उसके बाद थोड़ा बहुत गूगल करिए या फिर टॉपर्स के आंसर्स देखिए कि उन्होंने कैसे हैंडल किया था इसको, इस क्वेश्चन को. तो ऐसे करके रिवीजन भी हो जाएगा और आपके माइंड में एक सॉर्ट ऑफ ओपिनियन फॉर्मिंग एबिलिटी आ जाएगी ऑन द स्पॉट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है. तो यही चीज़ इनफैक्ट जब आप एग्जीक्यूट करेंगे मेंस का जो दिन होगा उस दिन, तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. कोई एक बुक काम नहीं आती है मेंस में. इट्स योर एबिलिटी टू फॉर्म ओपिनियंस. तो दैट वाज इट. जितनी भी चीज़ें हैं, थैंक यू वेरी मच. हाँ, पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं एंड यू शुड नॉट इग्नोर पीवाईक्यूज. So there are questions coming in, but I'm really sorry. I have to go and attend a very important meeting right now. So all the best to all the aspirants. आप चाहे किस भी एज ग्रुप में हो, किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हो, आप किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हो, या कभी भी आपने अपने लाइफ में डिसाइड किया हो, आप कॉलेज में या स्कूल में हैं कि मुझे देना है यूपीएससी, भगवान आपके साथ रहे एंड ऑल द बेस्ट टू यू. Just stay concentrated and you can do it. All the best.